हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्रोज के 5th चैप्टर के बारे में, दैट इज योर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। शिक्षा के लिए मेरा प्रयास, शिक्षा के लिए मेरे एफर्ट्स, स्ट्रगल, क्या क्या मैंने यातनाएं झेली, उनके बारे में बात किया जा रहा है। मैंने नहीं, बुकर टी वॉशिंगटन ने, जो कि इस पूरे स्टोरी के, इस पूरे प्रोज के, जो कि माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन है, इसके ऑथर हैं। इनका नाम है बुकर टी वॉशिंगटन। अब ये जो बुकर टी वॉशिंगटन है, इनको स्कूल में एडमिशन लेने में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली और बहुत दिक्कतों से जाके इनको इस स्कूल में एडमिशन मिलता है। और किस तरीके से क्या क्या यातनाएं इन्होंने झेली, क्या क्या एफर्ट्स इन्होंने लगाए, क्या क्या स्ट्रगल इन्होंने फेस किया, क्या क्या मुसीबतें, प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किया, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि इनका जो देश है, बेसिकली यूएस के हैं ये, यूनाइटेड स्टेट्स के, या फिर बात करें फॉरेन में, हर एक कंट्री में रेसिज्म सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ रेसिज्म सिस्टम नहीं चलता, हमारे कास्ट सिस्टम चलता है। पहले भी चलता था, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम अभी भी चलता है, उनके यहाँ पहले चलता था, लेकिन हमारे अभी भी कास्ट सिस्टम चलता है। रेसिज्म में बेसिकली कलर्ड पर्सन पे, जो काले लोग हैं, उनको नीचे देखा जाता है और गोरे लोगों को काफ़ी ऊपर या फिर बड़ा ओहदा दिया जाता है। दैट इज ऑल रेसिज्म, ठीक है। और कास्टिज्म बेसिकली रिलीजन में ही बहुत सारे कास्ट क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। जैसे कि हमारे देश में एग्जाम्पल है, अच्छा खासा एग्जाम्पल है हमारा देश भारत। तो रेसिज्म फॉरेन कंट्रीज में चलता है, चलता था। उसी दौरान की ये बात है, बुकर टी वॉशिंगटन। तो बुकर टी वॉशिंगटन भी चूंकि अश्वेत थे, अश्वेत करने का मीन्स मतलब है काले थे, और इस वजह से ही इनको बहुत सारी यातनाएं झेलने को, या यातनाएं उन्होंने झेली, और अंततः जाके उन्होंने प्रवेश पा लिया विद्यालय में, स्कूल में। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, इसको या इसके जो ऑथर हैं, उन्होंने उनका नाम क्या है, बुकर टी वॉशिंगटन, और इन्होंने खुद पर ऑटोबायोग्राफी, एक तरीके से इन्होंने खुद अपने ऊपर कहानी बताई है कि क्या क्या उन्होंने यातनाएं झेली, एक केवल शिक्षा के लिए, केवल एजुकेशन के लिए क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ड्यूरिंग एजुकेशन इन्होंने जो स्ट्रगल झेला वो नहीं बात की जा रही है। एजुकेशन पाने के लिए जो इन्होंने स्ट्रगल किया, फॉरेन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन पाने के लिए जो इन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बारे में बात की जाएगी। यानी कि उस एजुकेशन तक पहुंचने के लिए क्या उन्होंने यातनाएं झेली, उसके बारे में। एजुकेशन के दौरान क्या यातनाएं झेली, उसके बारे में नहीं जानने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह का एक और मूवी है जिसका नाम है गुठली लड्डू। ये भी एक बॉलीवुड की मूवी है। इसको आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जरूर इसको देखिएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जो कि भारत के कास्ट सिस्टम पर बेस्ड है। उसको भी यही यातनाएं झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उसका उम्र काफ़ी छोटा था और उसको काफ़ी बचपन से ही यातनाएं झेलने को मिली। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेचारा खिड़की के बाहर से पढ़ता था, खिड़की के बाहर खड़ा होकर बेचारा जो ज्ञान है वो लेता था, शिक्षा लेता था। क्लास के अंदर नहीं, इन द क्लासरूम नहीं, आउटसाइड द क्लासरूम। और वो काफ़ी बचपन की बात थी, बहुत ही छोटा है, मतलब बॉलीवुड में जो दिखलाया है मूवी में, उसमें। इसमें जो दिखला रहा है, इसमें जो बताया, ये रियल स्टोरी है। वैसे तो फिक्शनल है, बट इट इज़ अ रियल स्टोरी। 16 साल की उम्र में ये कोयले के खदान में काम किया करते थे। उस दौरान इन्होंने दो कोयले के खदान में काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ बात करते हुए सुना। क्या बात थी? उन्होंने सुना कि वो बहुत बड़े स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि किसके लिए बना है, अश्वेत लोगों के लिए बना है, यानी कि काले लोगों के लिए बना है। वर्जीनिया में, कहीं कहीं वर्जीनिया में बना है। कहाँ है वर्जीनिया? यूएस का एक स्टेट है। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our time, in our town. कह रहा है कि ये पहली बार था कि जब मैंने किसी ऐसे स्कूल के बारे में सुना, या किसी ऐसे कॉलेज के बारे में सुना, जो कि हमारे कस्बे में बसे एक छोटे से स्कूल, जो छोटा सा स्कूल बसा था इनके
टाउन में किसके लिए, अश्वेत लोगों के लिए, उससे काफ़ी बेहतरीन लग रहा था सुनने में। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा था ये इनके छोटे से कस्बे का जो अश्वेत लोगों के लिए जो स्कूल बनाया गया था वो है। और इनका जो सोचावट था, इनका जो सोचने का तरीका था कि भाई बहुत भयंकर होगा, बहुत अच्छा स्कूल होगा अश्वेत लोगों के लिए, वो कुछ इस प्रकार से था। उनको लग रहा था कि बहुत बहुत ही महान जगह है इस अर्थ पे, इस पूरे पृथ्वी पर बहुत ही महान जगह है। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम। उस टाइम पर स्वर्ग भी मुझसे उसके सामने फीका लग रहा था। जब मैं वो बात सुन रहा था तो उस टाइम स्वर्ग भी मेरे इस बात के सामने मुझे फीका लग रहा था। जो बात वो कह रहे थे कि बहुत ही शानदार स्कूल है, बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, उस टाइम पे मुझे स्वर्ग भी इसके सामने फीका प्रतीत हो रहा था। ये था वो स्कूल, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ था, ये बेसिकली आपका था वर्जीनिया में। ठीक है, ये था आपका हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। तो फिर इन्होंने तय कर लेते हैं कि अब मुझको जाना ही जाना है। ठीक है, फिर क्या होता है, माई मदर वॉज ट्रबल विद द ग्रेव फियर दैट आई वॉज स्टेयरिंग आउट ऑन वाइल्ड गूस चेज। एट एनी रेट आई ओनली अ हाफ हार्टेड कॉन्सेंट फ्रॉम हर आई माइट स्टार्ट। देखिए हुआ क्या कि उस दौरान ये जब ये बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं कि बहुत ही बेहतरीन जगह है, स्वर्ग भी इसके सामने फीका प्रतीत होता है। उसके बाद दिन रात इसी के बारे में सोचने लगते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। एक ही टाइम पे वो निश्चय कर लेते हैं कि मुझको वहाँ पे जाना ही है। रिजॉल्व एट वंस, याद रखिएगा एक सेंटेंस, आई रिजॉल्व एट वंस। मैं एक ही टाइम पर उस चीज़ के लिए मान लेता हूँ कि मुझको जाना ही जाना है। कहाँ जाना है, हैम्पटन। ठीक है, हैम्पटन में ही था, हैम्पटन में वर्जीनिया, और वर्जीनिया में स्कूल था जिसका नाम क्या था, हैम्पटन एग्रीकल्चर, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। तो तय कर लेता हूँ। उसके बाद अपनी माता श्री को बताता हूँ। मेरी माता श्री बहुत ही डर जाती हैं, कहती कि नहीं भाई तुम मत जाओ बाहर, क्योंकि जो प्रयास तुम कर रहे हो ना, ये प्रयास व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक फ्रेज यूज़ किया गया है, वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज, एट एनी रेट आई ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर। जैसे तैसे मुझे उनका आधा मन से हुआ भरा हुआ कंसेंट जो है वो मिल जाता है माता श्री से, और मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, जाना शुरू हो जाता हूँ, और वो बेहतरीन दिन, वो बेहतरीन पल भी आ जाता है। जिस दिन मैं तय कर लेता हूँ कि हाँ मुझको अब जाना है, वो दिन भी आ जाता है। माई मदर एट द टाइम वॉज रादर वीक। उस टाइम पर मेरी माता श्री बहुत ही वीक थी, कमज़ोर थी, और स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं चल रहा था। मुझे लग नहीं रहा था कि दोबारा हम मिल भी पाएंगे, लेकिन तब भी वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बहादुर थी मेरी माता जी। उस हेल्थ में उनका स्वास्थ्य खराब था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी और बहुत ज़्यादा ब्रेव थी। फिर मालडेन से हैम्पटन तक का सफ़र मैं स्टार्ट करता हूँ। मालडेन से हैम्पटन तक का, हैम्पटन से 80 मील के दूरी पे आपका वर्जीनिया था। 500 मील दूर हैम्पटन से मेल्डन, मालडेन जो था, मालडेन से हैम्पटन क्या था, 500 मील दूर। ठीक है, और हैम्पटन से वर्जीनिया केवल 80-82 मील दूर था। ठीक है, फाइनली मैं वर्जीनिया पहुंच जाता हूँ, और जो कि हैम्पटन से 82 मील दूर था। देखिए हुआ क्या था कि इनके पास पैसे भी नहीं थे, और ये जो जैसे तैसे पैसे थे, अपने भाई इनका था कोई जॉन, उससे कुछ पैसे उन्होंने मांगे थे, लेकिन वो भी उतना पर्याप्त नहीं था, और जो उनके पास पैसे थे उससे उन्होंने कपड़े वगैरह खरीद लिए थे। तो ये बातें याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मैं थक जाता हूँ, भूखा रहता हूँ, और गंदे कपड़ों में रहता हूँ, और उस दिन बहुत ज़्यादा रात हो गई रहती है। आई हैड नेवर बीन इन लार्ज सिटी एंड दिस रादर एडेड माई मिजरी। इतने बड़े बड़े शहरों में नहीं रहा आज तक, और इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा जो भी पैसा था, सारा का सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, और मैं इधर उधर सड़कों पे घूमने लगता हूँ पूरे मिडनाइट। लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, और बहुत ज़्यादा हंग्री रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्करेज हो जाता हूँ। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, मैं एक स्ट्रीट के किनारे आ जाता हूँ, सड़क के किनारे आ जाता हूँ, जहाँ से कि साइड वॉक एलिवेटेड था, मतलब कि गिरा हुआ था, वहाँ पे मैं
चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं कुछ मिनट्स के लिए वेट करता हूँ, देखता हूँ कोई राहगीर आसपास से मुझे देख तो नहीं रहा, और फिर मैं क्रिप्ट होकर मतलब कि सिकुड़ कर साइड वॉक में और रात भर उसी ग्राउंड पर लेटा रहता हूँ अपने एक झोले के साथ। झोला अपना पिलो बनाकर और उस पर लेट कर सोया रहता हूँ। सारा रात बीत जाता है और सारी रात मुझे बस लोगों के कदमों की आवाज़ ही आती है, यानी कि ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। फिर जब मेरी नींद खुलती है अगली सुबह तक, मैं बहुत बड़े शिप को अपने सामने पाता हूँ जो कि कुछ कार्गो अनलोड कर रही थी। मैं तुरंत जाता हूँ कैप्टन के पास और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे भी इस काम में शामिल कर लीजिए। कार्गो का जो शिप का कैप्टन था वो काफ़ी वाइट मैन था, मतलब कि वाइट मैन था, गोरा आदमी था, जो कि बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड दिखाई दे रहा था, कंसेंट्रेट दिखाई दे रहा था। एंड मैं वहाँ पे उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे भी काम दीजिए। वो मान जाता है इस बात पर और मैं लंबे समय तक वहाँ पे काम करता हूँ अपने भोजन के लिए, नाश्ते के लिए। और उसके बाद मैं भोजन के लिए कमाता हूँ पैसा और पूरा पैसा भोजन पे खर्च कर देता हूँ। और आज तक मैंने उससे बेहतरीन सुबह का नाश्ता नहीं खाया। ऐसा नहीं कि बहुत 5 स्टार होटल में जाके इन्होंने खाया है, बात समझिए। जब भूख लगती है ना, जब भूख लगती है तो ख़राब खाना भी स्वादिष्ट लगता है। वही इनका भी हालत था कि भाई ख़राब खाना भी भूख लगने पे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। फूड खरीदने के बाद कुछ वेजेस बचते हैं और देयर वॉज मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन, और ज़्यादा कुछ पैसा नहीं बचता है हैम्पटन रास्ते के लिए। तो इसको इकोनोमाइज़ करने के लिए मैं साइड वॉक में ही सोता रहा, क्योंकि भाई रेंट वगैरह पे गया था जब मांगने में रूम, तो हुआ ये केस कि लोग पैसे मांग रहे थे। भाई रेंट पे रहोगे तो पैसा तो लेंगे ही, रेंट मतलब कि अगर रूम में किसी के रहोगे तो रेंट वो तो लेगा ही। तो मैं क्या किया कि साइड वॉक में ही जाके, सड़क पे ही जाके सोया करता था ताकि मेरे वेजेस बचे रहें, घर वगैरह पे खर्च ना हो, रेंट रूम पर किराया वगैरह पर खर्च ना हो जाए मेरा वेजेस। कैप्टन भी मेरे कार्य से बहुत संतुष्ट रहता है, तो वो कहता है कि तुम ये कार्य रोज डेली बेसिस पे कर सकते हो। तो मैं भी उस काम में लग जाता हूँ और पैसे बचाना शुरू करता हूँ, पैसे कमाना शुरू करता हूँ। बिना किसी अनयूजुअल एक्रेंस के मैं हैम्पटन पहुँच जाता हूँ। उसके बाद में पैसे बचाता हूँ और तय करता हूँ कि अब मेरे पास पैसे काफ़ी हो चुके हैं, मुझे हैम्पटन अब पहुँचना है। तो मैं कैप्टन से अंतिम बार हाथ मिलाता हूँ और हैम्पटन पहुँच जाता हूँ। 50 सेंट लेकर पहुँचता हूँ हैम्पटन, जिससे कि मैं अपना एजुकेशन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट साइट ऑफ लार्ज, पहली बार मुझे 3 मंजिला ईंट से बना हुआ बिल्डिंग दिखाई देता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी शानदार जगह दिखाई दे रहा था। द साइट ऑफ इट सीम टू हैव अ ग्रेट न्यू लाइफ, ये मुझे एक नया लाइफ, नए जीवन का आभास दिला रहा था। द हेड टीचर सेड टू मी, वहाँ की जो हेड टीचर हैं वो मुझसे कहती हैं, लेकिन उससे पहले की स्टोरी भी कुछ है, वो भी जानिए। कि जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, बिना खाए पिए भूखे प्यासे बेचारे रहते हैं, लंबे लाइन में खड़े रहते हैं। हेडमास्टर जो हैं, अभी तो लगता है कि भाई देंगे ही नहीं, लेकिन जब देखते हैं कि भाई दूसरे लड़कों को भी ये मतलब क्या कहते हैं एडमिशन दे रही हैं, तो मुझको क्यों नहीं दे रही हैं, तो काफ़ी इनको बुरा लगता है और कहते हैं कि मुझे एक मौका बस दें, मैं कुछ भी कर लूँगा। लेकिन तभी अचानक हेड टीचर आती हैं और कहती हैं कि ये जो संगीत कमरा दिखाई दे रहा है, यानी कि रेसिटेशन रूम, इसको साफ़ होने की ज़रूरत है, इसको साफ़ करने की आवश्यकता है। तो ये झाड़ू लो और इसको साफ़ करो। वो एक ही बार में उसको वो सोचते हैं कि इट अकर्ड टू मी एट वंस दैट हियर इज़ माय चांस, और तुरंत मुझे आभास होता है कि ये मेरा एक सुनहरा मौका है अपने आप को साबित करने का। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, कोई भी ऑर्डर इससे पहले मैंने इतने खुशी से एक्सेप्ट नहीं किया। व्हेन शी वॉज अनेबल टू फाइंड वन बीट ऑफ डर्ट ऑन द फ्लोर, उसके बाद वो जब साफ़ कर लेता है, ये बुक ऑथर साफ़ कर लेता है पूरा कमरा, तो उसके बाद बताता है हेडमास्टर को। तो हेडमास्टर आती हैं, रूमाल लेती हैं, हैंडकरचिप लेती हैं और हर एक जगह डर्ट वगैरह चेक करती हैं। जब कोई डर्ट वगैरह नहीं मिलता है तो मुझसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस इंस्टीट्यूशन में, इस संस्था में एडमिशन प्रवेश मिल जाएगा। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं इस पूरे संसार का सबसे खुशनसीब व्यक्ति हूँ। ये था पूरा इस स्टोरी के बारे में।
दैट इज माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। शुरुआत रेसिज्म से होता है, अंत भी रेसिज्म पे होता है। आपको अगर लगता होगा कि एक हैप्पी एंडिंग हुआ है स्टोरी का, इट इज़ नॉट अ हैप्पी एंडिंग। ये कोई स्टोरी का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ है, बल्कि एक वर्स स्टार्ट होने वाला है। इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग, बट इट इज़ अ वर्स स्टार्ट। एक बहुत ही खराब स्टार्ट है ये। स्टार्ट भी हुआ रेसिज्म पे, अंत भी होता है रेसिज्म पे, लेकिन ये रेसिज्म का और भयानक रूप आगे आने वाले समय में दिखने वाला है। दिस इज ऑल द स्टोरी अबाउट। अगला हमारा जो चैप्टर है दैट इज योर माई लॉस्ट डॉलर। ये बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, छोटा स्टोरी है, इसको हम लोग फटाफट से कवर कर लेंगे। माई लॉस्ट डॉलर को लिखा है स्टेफन लिकॉक ने। स्टेफन लिकॉक के एक फ्रेंड रहते हैं टॉड। टॉड को ये पैसे उधार देते हैं। क्यों? होता क्या है कि टॉड बरमूडा जाते हैं, बरमूडा इनको जाना रहता है, इनके फ्रेंड रहते हैं स्टेफन लिकॉक के, टॉड। इनको बरमूडा जाना रहता है। अब बरमूडा जाने के लिए टैक्सी बुक कराते हैं, लेकिन इनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो ये उधार मांग लेते हैं। किससे? ऑथर से, स्टीफन लिकॉक से। स्टीफन लिकॉक इनको उधार दे देते हैं। उसके बाद 12 और उधार लिए हुए 12 महीने हो जाते हैं, लगभग 1 साल, लेकिन वो उनका पैसा नहीं लौटाता है। लगभग मान लिया जाता है कि स्टीफन लिकॉक मान लेते हैं कि मेरा पैसा ही मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे तरीके आजमाते हैं, फिर 3 हफ्ते हो जाते हैं, बरमूडा गए रहते हैं, बरमूडा पे गए रहते हैं ये। और उसके बाद 3 हफ्ते वहाँ पे बरमूडा में रुकते हैं। कौन? ऑथर। बहुत सारे तरीके आजमाते हैं याद दिलाने के टॉड को कि उसने उनसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन जो टॉड है, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा नहीं कि जानबूझ कर वो कर रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, रियलिटी लग रहा था कि वो बंदा मेरे से लिए हुए पैसे उधार जो है वो भूल चुका है। बहुत सारे तरीके आजमाता था, लिख के, मतलब कि बोलता था, ये ऑथर बोलता था टॉड से कि अच्छा तुम बताओ, एक लिस्ट बनाओ कि कितने लोगों से तुमने पैसे उधार लिए हैं। लिखता था, लेकिन उसमें इसका नाम नहीं लिखता था। ऐसा मानो जैसे वो एकदम भूल चुका है, उसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इतना छोटा अमाउंट था, बस $1। ऑथर भी कुछ कम नहीं है, हंसाने का बहुत प्रयास किए हुए हैं, ह्यूमरस स्टोरी तो है ही। इस बात से भी भूल गया होगा, ऑथर को लगता था कि इस बात से भूल गया होगा कि वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस $1 की बात थी। इनको ये तो मान लिए थे कि एकदम मतलब पैसा मेरा डूब चुका है, और सही में डूब ही गया। उनको पैसा दोबारा जो उधार दिए थे वो मिल नहीं पाया। तो इस तरीके से वो लास्ट में कुछ बातें और लिखते हैं कि पैसा, यहाँ पे जो मेरा स्टोरी है माई लॉस्ट डॉलर, इसमें क्यों मैंने माई लॉस्ट डॉलर लिखा? माई लॉस्ट डॉलर मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि पैसा मैंने दिया इस बात से कि मुझे वो पैसा रिटर्न होगा, बट रिटर्न नहीं हुआ। टॉड उस बात को भूल जाता है, और कभी भी आपको ऐसे दोस्तों को नहीं रखना चाहिए जो कि पैसे लें और धार लें और भूल जाएं। और एक और चीज़ उन्होंने कहा कि सब व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे साथ कोई ऐसा ना करे जैसा मेरे साथ हो रहा है। बात समझिए, सब व्यक्ति, सब पर्सन यही चाहता है कि कोई मेरे साथ ऐसा नहीं करे जो मेरे, सब व्यक्ति ऐसा ही चाहता है, कहने का मतलब है सब व्यक्ति ऐसा ही चाहता है कि जो मेरे साथ हुआ है वो कभी ना हो। ठीक है, लेकिन फिर से वही काम वो कर देता है। जैसे जैसे कि लिकॉक बोल रहे हैं, ये भी किसी उधार ले लो और भूल जाएं, तो भाई ये भी तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि दूसरा मेरे साथ ऐसा काम ना करे, दूसरा मेरे साथ ऐसा काम ना करे, ये भी ये चाहते हैं। तो ये भी एक स्टोरी है माई लॉस्ट डॉलर, क्योंकि भाई उधार के मकसद से दिया था, बट इनका पैसा तो मिला नहीं, यानी एक तरीके से क्या हो गया, इनका डॉलर गुम हो गया, क्योंकि वो क्या चुका था, उसे भूल चुका था। टॉड जो था उसे भूल चुका था, फॉरगेटन। तो फॉरगेटन इन्होंने कर लिया था और पैसा इन्होंने दे दिया था, तो भूल गया। इट मीन्स कि डॉलर यानी जो पैसे थे इनके, जो उन्होंने उधार दिए थे अपने दोस्त टॉड को, वो एक तरीके से गुम हो गया, भूल गया। दैट इज ऑल द स्टोरी, that is all about this story, that is the
माई लॉस्ट डॉलर। सो होप ये दोनों स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। पहला माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन एंड दूसरा माई लॉस्ट स्टोरी, माई लॉस्ट डॉलर, नॉट स्टोरी, माई लॉस्ट डॉलर। सो इसी के साथ आपका प्रोज का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ प्रोज। नाउ वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो अबाउट द वर्ड्स, और वर्ड्स को जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।